एक इंसान को पैदा होते ही पूजनीय और एक इंसान को 80 साल की उम्र में भी मंदिर में घुसने का अधिकार ना हो, अछूत माना जाता हो, जानवरों से बदतर माना जाता हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, उसको पानी पीने का अधिकार ना हो। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको सबको बम से उड़ा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनको सबको बम से उड़ा देना चाहिए। इनका कोई मतलब नहीं है आज़ाद भारत में। तो अभी सवाल यही बना हुआ है कि जो दलित समाज है उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। अब दलित समाज क्या करेगा? क्योंकि सिर्फ ये बात दलित समाज की नहीं है, संविधान की बात है, तो हर एक तबके की, हर एक धर्म के लोगों की बात है। तो अब क्या लगता है कि देश में अब क्या अगला कदम होगा, उसको लेकर आप क्या? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि दलित समाज गुस्से में, और फिर आपने ये कहा कि सिर्फ दलित समाज की बात नहीं, ये आधी आबादी महिलाओं के सम्मान का सवाल है। ये इस देश के 52% OBC का सवाल है। इस देश के 25% SC ST का सवाल है। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो 90% आबादी के मान सम्मान की लड़ाई है। 10% लोग हैं जो छलकूद बंदर की तरह कर रहे हैं, जिनको ना तो संविधान का भी अच्छा लगता है और ना कभी इस देश के अंदर समानता अच्छी लगती है, ना कभी मानवता बंधुता अच्छी लगती है। वो कभी बुद्ध को गाली देते हैं, तो कभी अम्बेडकर को गाली देते हैं, तो कभी कबीर को गाली देते हैं, तो कभी नानक को गाली देते हैं। ये गालीबाज लोगों की और उछलकूद करने वाले लोगों की 10% लोगों की एक टीम है। ये लोग सत्ता में काबिज हैं, ये लोग व्यवस्था में काबिज हैं, तो इसलिए ये लोग उछलकूद कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कि अंबेडकर कहना सिर्फ एक फैशन हो गया, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो शायद सातों जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। ये मुद्दा बहुत भड़क रहा है देश में। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके से जनता का आक्रोश नजर आ रहा है और यहाँ पर माफ़ी मांगने की बात की जा रही। कहा जा रहा है कि अमित शाह माफ़ी मांग ले तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर राहुल नागपाल जी है। सर, सीधा सवाल तो मेरा यही है कि ये बयान भी दे दिया, माफ़ी भी नहीं मांग रहे, आगे क्या लग रहा है फिर? देखिए, दो चीज़ है इसमें। पहली तो ये चीज़ है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दबाव बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो दलित नेता हैं वो कहीं ना कहीं बचाव की भूमिका में हैं। तो अब दलित समाज को ये तय करना पड़ेगा कि उनका इंतजाम क्या करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन भर के संघर्ष के बाद जो लोग राजनीतिक आरक्षण लेकर के किसी भी पार्टी के बैनर तले लोकसभा में, विधानसभाओं में पहुँचे, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हैं, चाहे चिराग पासवान हैं, चाहे मांझी जी हैं, चाहे और बहुत सारे लोग, रामदास आठवाले हैं, ये वो लोग हैं। नीतीश कुमार तो चलो, मैं तो दलित नेताओं की बात कर रहा हूँ। दलित नेताओं में जो बड़े नाम हैं और जो मिनिस्टर हैं मोदी जी की सरकार में, आप उनकी स्टेटमेंट चेक करिए, वो किस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बचाव कर रहे हैं अमित शाह के बयान का। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 4-4 बच्चों की कुर्बानी भूल गए। बाबा साहब का वो रात भर का रोना भूल गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भूखा रहना भूल गए। माता रमाबाई किस प्रकार से 32-34 साल की उम्र में मर गई दवाई के अभाव में, वो भूल गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अब उनके 4-4 बच्चे दवाई के अभाव में मर गए, भूख और गरीबी से मर गए, वो भूल गए। बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब भी बढ़िया क्या नाम है जीवन बिता सकते थे। अंग्रेज कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं। जब एक ग्रेजुएट 1 करोड़ का हो सकता है तो 500 करोड़ की तो बाबा साहब हो ही सकते थे। फिर क्या जरूरत थी अम्बेडकर को गरीबी में मरने की और कर्जे में मरने की? लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि आज जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जो अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, ये सपना रंग लाएगा। आज़ादी के 75 साल के बाद में सपना ऐसा रंग लाएगा कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से वहाँ तक पहुँचे, वो लोग आज मुँह में दही जमा करके बैठे हैं। आप देखिए कि अर्जुन राम मेघवाल साहब अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं, आज चिराग पासवान बचाव कर रहे हैं, आज जतिन राम मांझी बोल नहीं रहे। क्यों भाई? अरे भाड़ में गई यार ऐसी कुर्सी जहाँ तुम्हारे उस बाप का, तुम्हारे आका का, तुम्हारे अन्नदाता का, तुम्हारे मुक्तिदाता का अपमान होता हो। लानत ऐसी पार्टी में बने रहना और ऐसे पद पर बने रहना। लेकिन लोग बने हैं। ये चिंता का विषय। दलित समाज को ये तय करना पड़ेगा कि पहले इंतजाम अमित शाह का करना है या पहले इंतजाम इनका करना है। अमित शाह का इंतजाम तो हो जाएगा, अब नहीं होगा तो 2 साल 4 साल के बाद में सरकार नहीं रहेगी तो अमित शाह तो गुजरात चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सदा सत्ता में कोई नहीं रहता है। एक उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था उसको भी अपना खुदा उन्होंने पर इतना ही यकी था। तो ये जो खुदा अपने आप को मान करके बैठे, इनका सबका इंतजाम हो जाना है। लेकिन तय ये करना है कि ये जो दलित नेता हैं, जो अपने आप को कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वैसे यहाँ थे, और बाबा साहब के अपमान पर ये जो लोग खामोशी के साथ मुँह में दही जमा करके बैठे हैं, ये चिंता का विषय है। इन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, जैसे मैंने नाम बताया, और भी लोगों को चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद में फिर इनसे पूरा हिसाब ले जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी इस वक्त देखा जाए तो जो भाजपा सरकार है वो पूरी मजबूत है, सत्ता में है और यहाँ पर कहते हैं कि जनता हमें पसंद भी करती है। तो आपको लगता है कि देश भर में इतने आंदोलन हुए हैं, उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा सरकार कभी अपनी गलती माने? तो इस पॉइंट पे इस बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर अमित शाह अपनी गलती मानेंगे और माफ़ी जैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं पत्रकार महोदया, यही वो पत्रकार थी जो मोदी जी कहते थे कि 40 इंच का सीना है, 48 इंच का, पता नहीं 56 इंच का, कितने इंच का सीना बताते थे। और बाद में रोते हुए किसान आंदोलन जब वापस लिया और कहा कि मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई, मुझे माफ़ कर दो, बैकफुट पे गई। SC ST एट्रोसिटी एक्ट 2 अप्रैल 2018 को जब देश भर में दलितों ने आंदोलन किया, 13 बच्चे शहीद हुए, उसमें दुखद था।
लेकिन सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हुआ तो सरकार बैकफुट पर गई, और मैं निसंकोच कह रहा हूँ कि सरकार इस मामले पर भी बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि पिछली 2 पंचवर्षीय योजनाओं से कमज़ोर है इस बार सरकार। इस बार बैसाखी पर है सरकार। और बेशक अमित शाह और मोदी दम्भ भर रहे हों, लेकिन अमित शाह को भी पता है गलती कहाँ की और उसने गलती कहाँ की और छेड़ा किसको है, ये भी उनको पता है। तो समस्या वही है कि उनको पता है बेहतर तरीके से, लेकिन गलती हमारे वाले कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से सरकार को घेरा है, मायावती जी भी थोड़ी सी मुखरता दिखा देती हैं, चंद्रशेखर राव ने भी थोड़ी सी मुखरता और दिखा, उनके साथ आकर बाद में लड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरी किसी। बहुजन समाज पार्टी के अकेले राज्यसभा सांसद राम जी गौतम कहाँ है पता नहीं, उनका दिखाई नहीं दे रहे हैं लड़ाई में कहीं। चंद्रशेखर भाई भी जो है वो सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, मैन स्ट्रीम मीडिया बयान दे रहे हैं कि गलत है स्टेटमेंट, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी साथ में आना चाहिए। अब मेरा आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, आपकी राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, ये बात अलग है, लेकिन जब बाबा साहब के मान सम्मान की बात हो तो मेरे जैसा व्यक्ति हर जगह जा खड़ा हो जाएगा। मैं अंतिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाऊंगा जहाँ बाबा साहब के मान और सम्मान की बात होगी। ये कहना कि कांग्रेस ने उस समय पर ये करा, 52 में ये करा, 51 में ये करा, 57 में ये करा, छोड़ो अभी क्या हो रहा है इस पर चर्चा हो चुका, उसकी क्यों बात करनी है? नहीं, उसमें भी क्या भाई, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उस समय पर सबसे ज़्यादा अपमान किसने किया? नेहरू ने किया या क्या नाम है RSS ने किया? बीजेपी तो नहीं बनी थी उस समय, जनसंघ था। तो आप देखिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान पेश किया तो कल्याण प्रेस ने क्या छापा था? जनसंघ वाले बाबा साहब की जो समाव निकाले थे, अर्थी निकाले, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की भी निकाले थे। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मॉडर्न रिपब्लिक बनाने के लिए दोनों साथ में थे। वो चाहते थे कि भारत का बेहतर भविष्य हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी सोच वो थी, नेहरू जी की भी सोच वो थी। लाख मतभेद के बाद भी दोनों साथ में थे, दोनों सरकार में थे। तो ये कहना कि नेहरू ने बाबा साहब की बेइज्जती की और क्या नाम, मानता हूँ हम नहीं पढ़ा कि बाबा साहब और नेहरू के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सच्चाई की बात ये भी कि लेकिन भारत को एक मजबूत रिपब्लिक देने के लिए, लोकतंत्र देने के लिए दोनों एक साथ में थे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान यहाँ पर कर दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी जा रही है, तो आपको लगता है कि एक वक्तव्य मैंने यहाँ पर सुना था कि 2029 तक का सपना यहाँ पर अमित शाह ने देख लिया, तो शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं दलितों के सामने झुक सकते, शायद झुकना तो पड़ेगा। अब जितना जल्दी झुक जाएंगे उतना ठीक है, नहीं तो आंदोलन 24 तारीख में मायावती जी ने कॉल कर रखी है और आज 22 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं। आंदोलन है, कहीं दिखावा तो नहीं है? देखिए, ये तो अभी मैं खैर बहुजन समाज पार्टी को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। जहाँ तक सवाल बसपा का, मायावती जी का है, तो वो बाबा साहब के नाम पर कम से कम खिलवाड़ नहीं करेंगी। अंदर उनके अंदर बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद है। ये बात अलग है कि वर्तमान वो बीजेपी के साथ 50-50 कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी भी बचानी है, परिवार भी बचाना, ED CBI का भी डर है, फिर 70 साल की उम्र में कौन जेल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, तो अकेली ऐसी महिला है जो बुद्धिज्म पर अड़े गए। एक तरफ संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ आपने RSS का यहाँ पर जिक्र छेड़ा, तो उससे मनुस्मृति जैसा शब्द यहाँ पर आता है हवाओं में। तो क्या लगता है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर संविधान को पूरी तरीके से अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं? आप देखो ना, आप तो काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आपको पता है यही लोग थे कि हम 400 पार दे दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े की स्टेटमेंट थी, भारतीय संविधान बदल जाना चाहिए। विवेक देवरा जो प्रधानमंत्री की वित्त समिति के चेयरमैन थे, उनका स्टेटमेंट थी कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो जो आज़ादी के समय पर, जिन्होंने आज़ादी के समय से लेकर के 2002 तक, यानी 52 साल तक जिन लोगों ने अपने RSS के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगे को कहते हैं वो 3 रंग का अशुभ है ये तो। और जो आज़ाद भारत में संविधान को लागू होने के बाद में संविधान को कहते हो कि नहीं इसमें तो कुछ भारतीयता है ही नहीं, इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं है। तो आज़ादी के 75 साल के बाद में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि नहीं हमें तो मनुस्मृति चाहिए। तो वो मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से, भारतीय संविधान से ऊपर मानते हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि आज से पहले इस देश के अंदर जितने भी कानून थे वो सब खत्म किए जाते हैं और अब यहाँ से भारतीय संविधान के अंदर ही भारत देश जो है वो चलेगा। हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला यहाँ पर मनुस्मृति के पन्ने फाड़ती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद वो एक और पत्रकार यहाँ पर कहती है कि थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति में जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं के अधिकार हक छीन लिए जाते हैं, उसी चीज़ को लेकर पत्रकार यहाँ पर कह रही है कि थप्पड़ मार दूंगी? उसको पता नहीं है बेचारी को, उसको ना तो ये पता है तो पत्रकार कैसे बनी है, तुझे पढ़ने का अधिकार किसने दिया है, तुझे लिखने का अधिकार किसने दिया है। इस देश की आधी आबादी महिला को तो पढ़ने का ये अधिकार नहीं था। बिल्कुल। उसको तो घर में उसमें लिखा है कि जब पैदा होगी तो माँ बाप की संरक्षण में रहेगी, फिर भाई के में रहेगी, फिर पति के में रहेगी, फिर बेटे के में रहेगी। वो तो कभी आज़ाद है ही नहीं। और शादी के बाद में उसके इतने बेड़ियाँ उसके शरीर पर डाल दी गई कि वो दूर से दिख जाती है शादी है अनमेरिड। आजकल तो चलो कुछ बहन बेटी ऐसी आ रही है जो पता नहीं चलता है कि अनमेरिड है मैरिड है, लेकिन गाँव देहात में जाओ तो पता चल जाता है मैरिड और अनमेरिड है। तो पुरुष प्रधान देश रहा है। तो जिस प्रकार की भाषा ये पत्रकार ने कही उसको पता नहीं है। मैं उसको कहूँगा कि वो एक तरीके से ना समझ है।
दूसरा एक बात और मैं कह देता हूँ कि जो बात आपने कही अभी कि मनुस्मृति को लेकर के, एक मनुस्मृति नहीं, तमाम वो धर्म ग्रंथ किसी भी उसके हों जो इंसान में भेद करते हों। एक इंसान को पैदा होते ही पूजनीय और एक इंसान को 80 साल की उम्र में भी मंदिर में घुसने का अधिकार ना हो, अछूत माना जाता हो, जानवरों से बदतर माना जाता हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, उसको पानी पीने का अधिकार ना हो। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको सबको बम से उड़ा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनको सबको बम से उड़ा देना चाहिए। इनका कोई मतलब नहीं आज़ाद भारत में। तो अभी सवाल यही बना हुआ है कि जो दलित समाज है उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। अब दलित समाज क्या करेगा? क्योंकि सिर्फ ये बात दलित समाज की नहीं है, संविधान की बात है तो हर एक तबके की, हर एक धर्म के लोगों की बात है। तो अब क्या लगता है कि देश में अब क्या अगला कदम होगा, उसको लेकर आप क्या? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि दलित समाज गुस्से में, और फिर आपने ये कहा कि सिर्फ दलित समाज की बात नहीं, ये आधी आबादी महिलाओं के सम्मान का सवाल है। ये इस देश के 52% OBC का सवाल है। इस देश के 25% SC ST का सवाल है। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो 90% आबादी के मान सम्मान की लड़ाई है। 10% लोग हैं जो छलकूद बंदर की तरह कर रहे हैं, जिनको ना तो संविधान का भी अच्छा लगता है और ना कभी इस देश के अंदर समानता अच्छी लगती है, ना कभी मानवता बंधुता अच्छी लगती है। वो कभी बुद्ध को गाली देते हैं, तो कभी अम्बेडकर को गाली देते हैं, तो कभी कबीर को गाली देते हैं, तो कभी नानक को गाली देते हैं। ये गालीबाज लोगों की और उछलकूद करने वाले लोगों की 10% लोगों की एक टीम है। ये लोग सत्ता में काबिज हैं, ये लोग व्यवस्था में काबिज हैं, तो इसलिए ये लोग उछलकूद कर रहे हैं। लेकिन ये सम्मान है इस देश के 90% आवाम का। क्या वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? मेरे लिए कोई पार्टी समय महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक राहुल नागपाल के मन में एक लाइन का, एक दिल में, एक मस्तिष्क में एक गरारी फिट है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे मुक्तिदाता थे, उन्होंने जो इस देश की 90% आवाम के मुक्तिदाता हैं, अमित शाह की एक स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं उस बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। उस पर या तो अमित शाह माफ़ी मांगे, नहीं मांगेगा तो चाहे राहुल नागपाल को सिंगल हैंड प्रोटेस्ट करना पड़े, मैं ताउम्र प्रोटेस्ट करूंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं आपसे कह रहा हूँ। जी शुक्रिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो बयान दिया गया है, उस बयान के बाद देश के हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ आक्रोश नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि आक्रोश की आग जो है वो कहाँ तक जाकर रुकती है या नहीं रुकती है, और अमित शाह के यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते, क्योंकि बड़ा सवाल लगातार बना हुआ। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।